होता है, फिर रूटलेट और बेसल प्लेट और साफ्ट होता है। ठीक है, एक्सोनिम में 11 फाइब्रिल होते हैं बेटा। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला डिफर करते हैं किस चीज में, नंबर में, सीलिया अधिक फ्लैजिला कम, डिस्ट्रीब्यूशन में सीलिया और फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा और फंक्शन दोनों का जो है वो डिफरेंट होता है बेटा। देखो लोअर में तो लोकोमोशन हेल्प करेंगे, लेकिन जो है हायर में जो है सीलिया जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड को मूव करने में रोल प्ले करते हैं। अंडुलेटरी मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट फ्लैजिला में होता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होता है सीलिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बाउंसर इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आई हुई है। काल्मोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, काल्मोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से एसोसिएटेड होता है और ये कुछ एंजाइम के फंक्शन और को रेगुलेट करता है और ये बेसिकली जो है वो ये वो प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। तो काल्मोडुलिन इज एक कैल्शियम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसका संबंध माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से होता है और ये जो है वो इट हेल्प्स देयर फंक्शन एंड रेगुलेट सम एंजाइम, इनके फंक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब एक बात और सामने निकल के सामने आई, अब एक से एक बात निकलती चली जा रही है। पहले साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल से माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल से फिर हमने बात किया किसके बारे में, हमने जो है वो सीलिया फ्लैजिला के बारे में बात किया बेटा। ठीक है, साइटोस्केलेटल, सीलिया फ्लैजिला, है ना। अब बात करते हैं सेंट्रियोल क्या चीज होती है, सेंट्रियोल क्या चीज है। ठीक है, अब कुछ बातें तो हमको मालूम है। नंबर एक, पहली बात तो मालूम है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम आपको एनिमल सेल में देखने मिलता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। यह भी पता है आपको कि पूरी सेल में दो जगह पर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम में और सेंट्रोसोम में। यह भी पता है आपको कि जो क्लियर साइटोप्लाज्म यानी किसी सेल ऑर्गेनेल के पास में, किसी सेल ऑर्गेनेल के पास में जो क्लियर साइटोप्लाज्म होता है उसे जोन ऑफ, भूल गए, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। कहां ध्यान रहता है बेटे, किधर किधर, तुमसे बात कर रहा हूं। जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन जो है दो ही जगह देखने मिलता है हमको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के आसपास और सेंट्रोसोम के आसपास देखने मिलता है हमको। ठीक है, चलिए क्या लिखता है एनसीईआरटी, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल। आप बोलोगे इसका मतलब क्या, सेंट्रोसोम वर्ड का मतलब क्या है, सोम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्रिकल सेंटर में रहती है। मजेदार बात है, कोई भी सेल जो होती है ना उसका सेंट्रोसोम आपको हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिलेगा देखने, मोस्ट ऑफ द केसेस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि सेंट्रोसोम इज द स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेल, नाम आ गया सेंट्रोसोम। ठीक है, ये इसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं आपको जिनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, और मजेदार बात है, इसे मैंने कहा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, ये राइट एंगल में होते हैं, 90 डिग्री के एंगल में एक दूसरे से 90, ठीक है, राइट एंगल में एक दूसरे के पाए जाते हैं। दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रल मटेरियल। अब ये क्या चीज है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रल मटेरियल के, इट इज ए प्रोटीन, इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटीन, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटीन का समूह होता है। एमॉर्फस पेरीसेंट्रल मटेरियल जो है इट मींस इट इज ए इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटीन, वो देखने मिलता है। ठीक है, दोनों देखो क्या लिखा, बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम आर लाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यही तो हो गया बेटा, एक ऐसा तो दूसरा ऐसा, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये हर एक सेंट्रियोल में आपको बैलगाड़ी के पहिए के समान, कार्ड व्हील के समान आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। हर एक सेंट्रियोल में तुमको कार्ड व्हील के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान अरेंजमेंट तुमको देखने मिलेगा। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, 9, इनमें 9 + 0 अरेंजमेंट देखने मिलता है, बीच में कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, पेरिफेरी पर 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट फाइबर होते हैं, ऐसे 9 ट्रिपलेट फाइबर दिखाई पड़ेंगे और ये ट्रिपलेट एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, जुड़े भी होते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, और यहां पर जो है वो ये भी प्रोटीन से बना होता है, लेकिन बीच में कोई सेंट्रल ट्यूब्यूल यहां पर देखने हमको नहीं मिलता है। ये पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर से जुड़ा होता है, रेडियल स्पोक से, जो नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है उससे जुड़ा होता है। सेंट्रियोल बेसल बॉडी को बनाते हैं सीलिया फ्लैजिला में, और जब सेल डिवाइड करती है तो स्पिंडल एपरेटस, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाने में रोल प्ले करते हैं। यानी एनिमल सेल में से आप सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम निकाल लोगे, एनिमल सेल में से आप सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम निकाल लोगे तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगी। हमारी नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं कर पाती, हमारी मैच्योर नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है, हमारे ब्रेन की जो मैच्योर सेल्स हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं। ठीक है,
तो सेंट्रियोल बेसल बॉडी में आता है सीलिया फ्लैजिला की, और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करता है, और जो क्या काम करता है, जो काम करता है बेसिकली क्या काम करता है, सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को ये बनाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम अब एनसीईआरटी की तुलना में थोड़ा सा अंदर जाके बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं, ताकि एनसीईआरटी की लाइनें हमें हमेशा अच्छे से याद हो जाए। डिकोड करते हैं इसको हम। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को खोजा था बेंडन एंड बॉबेरी ने। ये वो जगह होती है जहां से एस्टर रेज निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, यहां से एस्टर रेज निकलती है। ठीक, बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्पिंडल ने एस्टर मतलब ऐसे प्रोटीन अपने आप को अरेंज करते हैं स्पिंडल एपरेटस में जो सितारे के साथ। एस्टर वर्ड का होता है स्टार, एस्टर वर्ड का मतलब होता है स्टार लाइक। ठीक है, बॉबेरी ने सेंट्रोसोम वर्ड दिया। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लोअर प्लांट ग्रुप में एल्क्यूच एल्गी में हमको देखने मिल सकते हैं ये, हायर प्लांट ग्रुप में ये कभी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी लोअर फंजाई में देखने मिलते हैं। सेंट्रोसोम को हम जो है वो डिप्लोसोम भी कहते हैं क्योंकि 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। काइनेटोसोम कहते हैं क्योंकि सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी में आते हैं तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, काइनेटोसोम कहते हैं। बेसल बॉडी, ब्लेफरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है और एक क्लियर जोन होता है, आसपास क्लियर साफ क्षेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। सेंट्रोस्फेयर इज द क्लियर जोन जो सेंट्रियोल के चारों तरफ होता है। इसको काइनोप्लाज्म या साइटोसेंट्रम भी कहते हैं। ठीक है, देखो आप सेल में गौर से देखो आपके सेंट्रियोल कैसा होता है और किस प्रकार से अपने आप को सेल में वो अरेंज करता है। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके चारों तरफ। ठीक है, ठीक है, 3D इमेज देखिए पूरा कि हम एक सेंट्रोसोम को मैग्नीफाई कर कर देख रहे हैं हम, तो देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रहे हैं और 9+0 अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पिक्चर में हमको यहां पर 9+0 अरेंजमेंट हमको दिखाई पड़ रहा है। देखिए गौर से, सबके एविडेंस बेटा उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, 2 सेंट्रियोल हैं। ठीक है, ये सामने से 2D व्यू देख रहे हैं, 2 सेंट्रियोल हैं और ये आप बोलोगे आपने आजू बाजू कैसे बना दिए, आप खुद ही बोल रहे थे कि ये राइट एंगल में होते हैं, फिर आपने आजू बाजू कैसे बना दिए। मैं आपसे बोलता चलो ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं कि ये दोनों मेरे पास जो है वो 2 रिमोट है यहां पे मेरे पास। ठीक है, समझाने के लिए मैंने कहा कि 2 रिमोट है। ठीक है, एक ये टीवी का रिमोट है और एक ये कैमरे का रिमोट है। ठीक है, मान लो हम ये दोनों सेंट्रियोल हैं, राइट एंगल में ऐसे होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं तुमको दिखा रहा हूं, सामने देखो, दिखाए दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। मैंने आपसे कहा ये दोनों, ये राइट एंगल एक दूसरे से, ये राइट एंगल में है। तुम्हें एक सिरा एक ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तुम सामने से देखोगे ना तो 2D में, तो तुमको ये परपेंडिकुलर है या नहीं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि हाँ बस है 2, एक इस तरफ है और एक इस तरफ, तुम्हें 2 स्ट्रक्चर सामने दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये इमेज जो है ना कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है हमको ये। ठीक है, तो हमने कहा ना कि आजू बाजू दोनों एक जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, और क्लियर जोन दिखाई पड़ रहा है, सेंट्रोस्फेयर। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हर एक सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। 9+0 अरेंजमेंट को शो करता है। 9 ट्रिपलेट फाइबर होते हैं जो पेरीफेरी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं और बैलगाड़ी के पहिए के समान ये दिखाई पड़ता है, कार्ड व्हील के समान हमें ये दिखाई पड़ता है। बैलगाड़ी के पहिए के समान, कार्ड व्हील के समान हमें ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए आप, है ना, ये 9+0 अरेंजमेंट देखिए आप, है ना, 3 ट्रिपलेट फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, बीच में आपको जो है वो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है, सेंट्रल हब बोलते हैं इसको हम, वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्या है ये, मैंने कहा आपसे ये यदि हम इसको लेवल करते हैं, हमने कहा ये A, B और C, A, B, C। ठीक है, ये माइक्रोट्यूबुलर 3-3, देखो अब ये क्या है बेटा, लेवल किया हमने कहा, ये हो गया है ट्रिपलेट फाइबर जिनको ABC नाम दिया हमने। ये हो गया है पेरी सेंट्रल मटेरियल, एनसीईआरटी में लिखा था ना बेटा पेरी सेंट्रल मटेरियल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं एमॉर्फस। ये क्या हो गया,
एसी लिंकर, ए को सी से जोड़ने वाला एसी लिंकर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो गया, तुम भी लेवल कर लो अपनी इमेज में नोट्स की, या बना लो रेडियल स्पोक, ठीक है ना बेटा, ठीक। और ये हब तो लिखा ही हुआ है बीच में, ठीक है। कार्ड व्हील के समान दिखाई पड़ता है बेटा, बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई पड़ता है ना। एसी लिंकर प्रोटीन देख रहे हैं हम, रेडियल स्पोक देख रहे हैं हम, ट्रिपलेट फाइबर देख रहे हैं, ए सी से कनेक्टेड होता है तो एसी लिंकर बोलते हैं, वो भी देख रहे हैं यहाँ पे हम। और हमको चारों तरफ पेरीसेंट्रल मटेरियल दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंस एमॉर्फस मटेरियल होता है, चार्ज मटेरियल होता है, वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। मजेदार बात बताऊं, वो इंटरेस्टिंग एक मजेदार किस्सा ये है कि ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, ये अपने आप नहीं बनते, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के समान अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। ओनली स्ट्रक्चर दैट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ विथआउट डीएनए, कोई डीएनए नहीं इनके पास, पर अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। ये साइंटिस्ट के लिए एक दूसरा आश्चर्य है कि ये कैसे डुप्लीकेट कर लेते हैं अपने आप को बगैर डीएनए के होए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए था, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए था, ये बगैर डीएनए के भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल का जो होता है उसको सेंट्रल रॉड या हब कहते हैं, उस पर 9 प्रोमिनेंट स्पोक वहां से निकलते दिखाई पड़ते हैं। हर एक ट्रिपलेट फाइबर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्लियर। एवरी सिंगल स्टेटमेंट इज ए क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल देखा था अभी हमने, क्या काम करता है सेंट्रोसोम। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम। 2 काम तो एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किए थे, सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करना, बेसल बॉडी के समान काम करना, और जब सेल डिवाइड करती है तो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाना, ठीक है। तो नंबर 1। अब कई बार हम लोग ये चीज समझ नहीं पाते कि बार बार एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। बार बार आप सोचो कि बार बार आप जितने सारे वर्ड यूज कर रहे हो, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, हमको नहीं मालूम कि क्या होता है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी फुटबॉल खेला है या नहीं खेला फुटबॉल? क्रिकेट खेला या नहीं खेला? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी स्पोर्ट की बात करें, सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है भैया कहां खेलेंगे। हमने कहा कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो फुटबॉल की बात करते हैं, ठीक है, फुटबॉल की बात करते चलो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करते, दिस इज द ग्राउंड, हमने कहा ये ग्राउंड की सीमा है, ठीक है, हमने कहा ये ग्राउंड की सीमा है, हमने कहा ये ग्राउंड की सीमा है, ठीक है। अब यहां पे हमने रखा हुआ है गोल पोस्ट, एक गोल पोस्ट, दूसरा गोल पोस्ट, ठीक है। फिर यहां मैच शुरू होगा, ये यहां पे खिलाड़ी आएंगे, यहां पे फुटबॉल रखा हमने कहा चलो भाई मैच शुरू होगा, है ना। ऐसे होता ना फुटबॉल ग्राउंड, बीच में इससे होता है डी वाला एरिया होता है, फिर गोल वाला एरिया होता है ना बेटा, ठीक। व्हाट, ऐसा तो है नहीं हमने कि एक का हमने क्या किया, गोल रखा ही नहीं हमने और फुटबॉल शुरू कर दिया। इमेजिन करो तुम कि यदि हम गोल पोस्ट लगाए ना हम और बोले चलो फुटबॉल का मैच चल रहा है, वर्ल्ड का फुटबॉल का फाइनल चल रहा है, गोल पोस्ट है ही नहीं है तो बॉल लेके आदमी जाए तो जाए कहां बॉल मारेगा वो। चलो क्रिकेट खेलने की बात, क्रिकेट में क्या है, इस तरफ स्टंप लगाया हमने, क्रिकेट में क्या करते हैं हमने, इस तरफ स्टंप लगाया हमने, इधर स्टंप लगाया हमने कहा यहां से बॉलिंग होगी, यहां पे बैटिंग होगी, मान लो, ठीक है। अब मान लो सोचो कि स्टंप ही ना लगाए, बॉलर बोले मैं तो बॉल डाल रहा हूं, किधर डाल रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, बैट्समैन का खड़ा है, बैट्समैन वहां खड़ा है, भाई साहब कैसे खेल चलेगा, तो गड़बड़ मामला है, पूरी कहानी उलट पुलट है। तो उलट पुलट कहानी जाता है मैं कई बार सोचता हूं कि मुझे अभी किसी ने मैसेज किया, सर आप बदल गए हो, आप बहुत बदल गए हो और आप बहुत गंदे हो गए हो, गंदे गंदे गंदे। मैं सोचा कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा मैसेज पढ़ा मैंने पूरा, आपने हम लोगों से फीस ली, आपकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है, आपने हम लोगों को जो है वो इंस्टॉलमेंट भी नहीं किया तो आपने थोड़ा सा ज्यादा किया, डिस्काउंट नहीं दिया, ये ना वो तमाम, सर आप बदल चुके हो, बहुत गंदे। मन में लगा कि भाई सच में ऐसा है। हमने जब
फिर हमको याद आया, एक किस्सा याद आया। पति पत्नी बात कर रहे हैं, पत्नी पति से बोलती है कि जमाना ही नहीं खराब हो गया, पूरा पूरा जमाना खराब हो गया है, सब लोग जो है वो बदल चुके हैं, दुनिया बहुत स्वार्थी हो गई है। तो पति पूछता है कि क्या हुआ? तो पत्नी बोलती है, अरे वो मैं किराने की दुकान पे गई थी सामान लेने के लिए, तो मैंने सामान बोला लेने को, तो वो बोला कि सामान तो दे देंगे पर पिछला वाला बिल तो क्लियर करो। अब बताओ, सामान नहीं दिया, बोला पहले पिछला बिल क्लियर करो तब सामान दूंगा मैं। कितना लालची है। पति बोला हाँ लोग बहुत बदल गए हैं, मतलब बहुत जो है वो जमाना खराब हो गया, देखो उसने अपनी औकात दिखा दी उसने, उसके पास, जबकि हम लोग उससे 3 महीने 4 महीने से किराना ले रहे हैं और मान लो बिल नहीं भरा है तो ठीक है, उसने अपना इतनी औकात थी उसकी, बताओ। पत्नी बोली हाँ, और पता है एक चीज और घर हुई क्या? कल मैंने 500 रुपये कम दिए अपने घर में काम करने जो बाई आती है उसको, तो गुस्सा हो गई वो। तो पति ने पूछा कि सैलरी कितनी थी उसकी? कहेगा 500 रुपये। बोला अजीब है, पता नहीं अब कल काम पे आएगी कि नहीं आएगी वो। फिर पति बोलता हाँ मैं भी महसूस कर रहा हूँ दुनिया बहुत बदल चुकी है। मैंने कल अपने दोस्त को बोला, वो दुबई जा रहा था, कि मुझे भी साथ ले चल, बोला नहीं जाऊंगा लेके। मैंने कहा मैं तेरा दोस्त हूं, बोला नहीं जाऊंगा लेके। जबकि मैं उसे कहां कहां मतलब मैं कहां कहां नहीं घूमा, मेरे साथ वो कहां कहां नहीं घूमा। तो पत्नी पूछती कहां कहां घूमा? कहला कुछ नहीं, मैंने उससे 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो वो मेरे से लेने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था, जहां जहां मैं जाऊं वहां आ जाया करता था वो। सोचो दुबई गया तो लेके नहीं गया मेरे को। बड़ा खराब जमाना आ गया। मैंने 5,000 रुपये उधार मांगे किसी से, उसने उधार देने से मना कर दिया, ये बोला कि लौटाओगे कब? अब थोड़े कोई उधार थोड़ी ना मांग रहा था मैं, तो मतलब लौटाने के बारे में सोचना पड़े, अब मैं सोच के थोड़ी ना गया था। जमाना बहुत खराब है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस पूरी स्टोरी में का सार ये है कि वो दोनों मिलकर सब गलत काम कर रहे हैं। 500 रुपये बाई की सैलरी थी, 500 ही काट नहीं दिए, वो बोला कि बाई बुरा मान गई। किराने वाले का पिछले महीने का बिल नहीं दिया, बोलेगा इस महीने किराना क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। जिससे उधार लिया उसको लुटाएगा भी नहीं, बेचारा पीछे पीछे घूमता रहा, आज कहीं जा रहा है तो कहेगा हमको लेके कौन नहीं आ साथ है। तो हमारी डिमांड जो है ना, वो कई बार क्या होता है, हम देखते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को ही देख रहे हैं केवल। तो सच्चाई तो यह है कि वॉट एवर दी फैसिलिटीज, वॉट एवर थिंग्स के हमेशा उनको रैशनली यूज करना चाहिए, ठीक है। कोई चीज दी है तो उसका कभी भी, जैसे मैं देखता हूँ स्विट्जरलैंड कभी गया था मैं एक बार, तो मैंने देखा वहां पे जो दुकानें होती है, शॉप होती हैं, खेतों के किनारे छोटी छोटी शॉप बनी होती है, कोई आदमी नहीं होता है, ककड़ी रखी, सब सब्जियां रखेंगे फ्रेश पैक हुई, सबका दाम लिखा होगा, एक स्विच फ्रैंक, 2 स्विच फ्रैंक, है ना। डब्बा रखा होगा, उसमें आप फ्रैंक डालिए, सब्जी उठाई चले जाइए। आप एक डाल के 2 भी उठा सकते हैं, आप सब्जी उठा के ना भी डालें तो भी चलेगा। और कैमरा भी नहीं लगा कि कोई सीसीटीवी लगाओ, ना सीसीटीवी लगा। हो सकता है कि आप एक फ्रैंक डाल के 2 पैकेट उठा लें आप, जबकि एक पैकेट की कीमत 1 फ्रैंक है। या हो सकता है आप डाले ना फ्रैंक, सब्जी उठा ले जाएं आप। लेकिन मजे की बात है वहां कोई बेईमानी नहीं करता, एक फ्रैंक डालेगा, एक थैली उठा ले जाएगा। पूरा का पूरा बिजनेस भरोसे पर चल रहा है। इतनी स्ट्रांग जो इथिक्स है, इतना स्ट्रांग है वहां पे कि नहीं भाई मैं एक फ्रैंक डाल के ही अपना उठाऊंगा, नहीं होगा फ्रैंक तो वो नहीं उठाएगा। उससे लगा महंगी है तो वो लिख देगा उसमें कागज में कि आई फील इट इज एक्सपेंसिव, छोड़ जाएगा, लेकिन लेगा नहीं, उठाएगा नहीं वो कम पैसे देके। मतलब ये जो ऑनेस्टी है ना, ये हमारे देश में पता नहीं कब आएगी, कि कब हम इतने ईमानदार बनेंगे। कभी सोच भी नहीं सकते। भारत में ऐसा कर दो ना तो वो दुकान पूरी खाली जाएगी और 1 रुपया नहीं आएगा उसके बॉक्स के अंदर, 1 रुपया कोई नहीं डालेगा। बदमाशी को हम होशियारी समझते हैं, बेईमानी को हम समझदारी समझते हैं, तो कैसे अच्छे नागरिक बन जाएंगे, कैसे देश अच्छा बन जाएगा बताओ, है ना। चलो लौट के आते हैं। तो पॉइंट यह था कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि भैया क्रिकेट या फुटबॉल कुछ खेलना हो तो पहले एक बाउंड्री बॉर्डर डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो है गेम को बोलेंगे भैया ये इधर गोल, तुम इधर गोल मारोगे, तुम इधर गोल मारोगे, है ना। समझ लो, जब सेल के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है तो पहले एक बाउंड्री खींचनी पड़ती है। सेल के अंदर जब क्रोमोसोम को डिवाइड करना होता है तो पहले एक बाउंड्री खींचनी पड़ती है, और वो जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री हम खींचते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस कहते हैं। चलो बाउंड्री कैसी खींची होती है उसको भी देख लेते हैं,
ठीक है, कैसी बाउंड्री खींची होती है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर गए हैं, ठीक है, और इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज किया, इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज किया, बोला उन्होंने कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को बोला ऐसे बाउंड्री बनेगी अपनी, ऐसे बाउंड्री बनेगी अपनी, ठीक है, ऐसे बाउंड्री बनेगी अपनी, ठीक है, बाउंड्री बना रहे हैं और बीच में ये सेंट्रल पॉइंट है पूरा, ठीक है, ये हो गया है, इसे बोला हमने माइटोटिक पोल कहा इसको हमने, इसको बोला हमने इक्वेटर, ठीक है, ये क्या है, माइटोटिक पोल है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस है, ठीक है, ऐसी बाउंड्री बनी है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। अब ये क्यों बना, ताकि क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर दे, इसमें क्रोमोसोम ने बोला भैया हमको डिवाइड होने का है, तो एक क्रोमोसोम आया, अरेंज कर लिया उसने अपने आप को, ये अरेंज कर लिया उसने अपने आप को, दूसरा क्रोमोसोम आया, उसने अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस से प्रोटीन निकलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच करेंगे, स्पिंडल फाइबर बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं इनको, हम अटैच कर लिया, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, खींचने पर ये क्रोमोसोम दो हिस्सों में टूट जाएगा, बट जाएगा, दिस इज द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम। ये होता है सेल डिवीजन में, ये होता है सेल डिवीजन में, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस। क्या कठिन बेटा बताओ, है ना, मजेदार, अब समझ में आएगी बात। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक पोल, हायर एनिमल सेल में सेंट्रियोल माइटोटिक पोल बनाते हैं, को बोले तो माइटोटिक पोल का मतलब क्या, दिस इज द माइटोटिक पोल, है ना, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाने में, स्पिंडल फाइबर अपने आप को अरेंज करते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस को बनाते हैं, और माइटोटिक पोल जो है उस वहां से स्पिंडल फाइबर हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं, सितारे की किरणें निकल रही हो, उसको एस्टर रेज बोलते हैं हम इनको। देखो आप एस्टर रेज का मतलब क्या, देखो दिख रहा है आपको, यदि आप इसको गौर से देखो, आप सितारे के समान निकलती हुई किरणें दिख रही, नहीं दिख रही, दिख रहा ना कि सेंट्रियोल से आपको स्टार समान रेडिएशन निकल दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम स्पिंडल फाइबर को हम एस्टर रेज भी कहते हैं, ठीक है। एक एक लाइन ध्यान से पढ़े, जो इमेज बनाया था उसने सारी बातें एक्सप्लेन की, सारी बातें एक्सप्लेन की, ठीक है। इन एनिमल सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एस्टर रेज सेंट्रियोल से प्रोड्यूस होती है बेटा, है ना। एनिमल सेल में सेंट्रियोल और एस्टर रेज दोनों दिखाई पड़ते हैं आपको। प्लांट सेल में क्या होता है सर, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल डिवाइड करती है, वहां पर जो है वो न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस भी बनता है, लेकिन वो सेंट्रियोल उसको अरेंज नहीं करते हैं, सेंट्रियोल के बगैर बनता है वो, ठीक है। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसके अलावा सीलियोजेनेसिस, ये सीलिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लोअर प्लांट सेल जैसे मोटाइल एल्गी, लोअर एनिमल सेल के एनिमल में जो है क्या करते हैं ये प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ के अंदर क्या करते हैं, ये सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब सेंट्रियोल सीलिया फ्लैजिला को प्रोड्यूस करते हैं तब इन्हें हम बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट बोलते हैं, तब इनको हम बेसल ग्रेन्यूल, बेसल बॉडी या ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं इनको हम, ठीक है। कुछ बातें याद रखना है हमें। द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ सेंट्रियोल आर रिच इन एटीपी एंजाइम विच यूटिलाइज एटीपी के, सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो एटीपी एज एंजाइम में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये एटीपी का यूज कर पाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सेंट्रियोल के चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन डेंस मेटल दिखाई पड़ता है, इसे हम पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कहते हैं या मेस्यूल्स कहते हैं, ये नए सेंट्रियोल के बनने में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस वर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अराउंड द सेंट्रियोल के चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन मटेरियल दिखाई पड़ता है, एमॉर्फस मटेरियल दिखाई पड़ता है, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट कहते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोलते हैं इसको, मेस्यूल्स कहते हैं, ये नए सेंट्रियोल के अरेंज होने में हेल्प करता है, ठीक है। सेंट्रियोल को सेंट्रियोल इसलिए कहते हैं, हम सेंट्रोसोम इसलिए कहते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल वर्ड कहां से आया है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर को ऑक्यूपाई करते हैं सेल के, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेंटर बोले तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर यहां होगा, है ना, जहां से सब लाइन क्रॉस करती हूं। 9+0 अरेंजमेंट है, मतलब 9 ट्रिपलेट फाइबर अपने आप को अरेंज करते हैं, 360 डिग्री का गोला होता है, तो दो ट्रिपलेट फाइबर के बीच का एंगल कितना हो गया,
40 डिग्री। भाई 360 डिग्री का पूरा राउंड होता है ना बेटा सर्कल, और 9 ट्रिपलेट फाइबर अपने आपको अरेंज किए हुए हैं, तो 2 ट्रिपलेट फाइबर के बीच का एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। सेंट्रियोल नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, सेंट्रियोल नहीं होते हैं डायटम में, डायटम एक तरह की एल्गी होती है, ईस्ट में नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म में आपको सेंट्रियोल देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है। मोटाइल प्लांट सेल जिनमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा का स्पर्म, टेरिडोफाइटा का स्पर्म, एल्गी के जू स्पोर और मटर। ये जब एग्जामिनर पूछेगा तब बताना, ठीक है ना? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, जब एग्जामिनर पूछे आपसे कि कोकी जो है वो कौन सी ऐसी गमनशील प्लांट सेल है जिनमें सेंट्रियोल देखने मिलता है, तो वो स्पर्म ऑफ जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के स्पर्म है, मेलगेमीट, जू स्पोर ऑफ एल्गी और मोटाइल एल्गी में देखने मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल में जो ट्रिपलेट होते हैं वो एबीसी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल एक जो है वो हम कहते हैं कि हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो 25 नैनोमीटर डायग्राम का होता है, एंगस्ट्रॉम में बोलो तो 250 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। एक ट्रिपलेट फाइबर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ए बी सी, ए सी से जुड़ता है, उसको हम एसी लिंकर कहते हैं। ठीक है, स्पोक जो होते हैं वो मैंने आपसे कहा कि जो ए वाला जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल, वो सेंट्रल हब या सेंट्रल सिलेंडर से वो जुड़ा होता है। ठीक है, डायग्राम में है। सेंट्रियोल में डीएनए नहीं होता है, लेकिन अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बेसल बॉडी जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज करने का काम करती है, इसलिए सीलिया फ्लैजिला बन पाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एमटीओसी बोलते हैं इनको हम। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? देखो मैंने कहा ना 10 ईयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं पूरे हम, तो मैंने आपसे क्या कहा कि बेसल बॉडी जो है माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज करती है, इसीलिए वो सीलिया फ्लैजिला को बना पाती है। ठीक है, इसके लिए इसको हम एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। असल में बेसल बॉडी सीलिएटेड सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, स्टीरियोसीलिया सीलिया के समान दिखते हैं, लेकिन वो सीलिया एक्चुअल सीलिया नहीं होते हैं, इमोबाइल होते हैं, और इनमें बेसल बॉडी या माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाए जाते हैं, और ये हमारे इंटरनल ईयर में और एपिडर्मिस में देखने मिलते हैं। याद रखना, फिजियोलॉजी का है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पॉइंट है। स्टीरियोसीलिया सीलिया के समान दिखते हैं पर एक्चुअल सीलिया नहीं होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, क्यों होते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा स्टीरियोसीलिया दिखते सीलिया के समान है, लेकिन ये एक्चुअल सीलिया नहीं होते, ये इंटरनल ईयर में और एपिडर्मिस में हमको ये देखने मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखो ये हम बात कर रहे हैं एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, क्लियर? एटीपी एज एक्टिविटी, यदि हम बात करें सीलिया फ्लैजिला में, तो एटीपी एज एक्टिविटी मतलब जो एटीपी को यूज करने की क्षमता होती है वो डायनिन प्रोटीन आर्म में होती है। ठीक है, वास्तविक सीलिया को काइनोसीलिया कहते हैं। एक्सोनिम 9+2 अरेंजमेंट को कहते हैं बेटा। ठीक है, 9 डुप्लेट फाइबर जो सीलिया फ्लैजिला के होते हैं वो थोड़े 10 डिग्री के एंगल पर झुके होते हैं। ठीक है, जो ट्रिपलेट फाइबर होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं, 10 एक्सिस पर वो 10 डिग्री के एंगल पर झुके होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये तो बात किया किसके ऊपर हमने, ये बात किया हमने सेंट्रियोल के ऊपर। अब क्या बचा? यदि हम जो है देखें कि अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने ऑलमोस्ट सारे सेल कंपोनेंट देख लिए। अब सबसे बड़ा अरे साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का कुछ हम देख चुके हैं। अब अगली जो चीज देखने वो है बेटा, वो है न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस बोलो तो कंट्रोलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग सिस्टम, मतलब पूरी सेल को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम लगा हुआ है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि न्यूक्लियस वो जगह है जहां पर कि बॉस मॉलिक्यूल रहता है। बॉस बोले तो मेन डीएनए मॉलिक्यूल के, इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि सेल को कब मर जाना है, ये भी इसके पास में है। मैंने कहा था ना आपको, प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे सारा ने सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल was first described by Robert Brown as early as 1831। रॉबर्ट ब्राउन का नाम नहीं भूलना है, 1831 भी नहीं भूलना है। ठीक है, बाद में न्यूक्लियस के जो मटेरियल हैं उनको जब बेसिक डाई से स्टेन किया गया। बेसिक डाई क्या थी बेटा? एसिटोकार्मीन, बेसिक फ्यूजिन, याद है? एसिटोकार्मीन, बेसिक फ्यूजिन, ये बेसिक डाई होती है। इनसे जब स्टेन किया गया तब इसको कहा गया क्रोमेटिन कहा गया। क्रोमेटिन टर्म दिया था फ्लेमिंग ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नाम नहीं भूलना है आपको। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन वर्ड का यूज किया। टिन वर्ड, टीन या टीन वर्ड होता तो मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, क्रोमा मतलब होता है कलर। ठीक है, रंगने पे रंगा जाने वाले धागे।
रंगने पर रंगा जाने वाले धागे हैं क्रोमेटिन। ठीक है, जब भी क्रोमेटिन वर्ड यूज करेंगे दिमाग में तुरंत आना चाहिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जब भी क्रोमेटिन वर्ड यूज करूंगा झट से दिमाग में लेके आना डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, रंगाने वाले धागे। ठीक है, स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। किससे डिस्कवर किया इन्होंने इसको? इन्होंने ऑर्किड प्लांट की रूट की एपिडर्मल सेल से डिस्कवर किया था। अब ये कहानी नहीं लिखी एनसीईआरटी में, पर हमने चूंकि बताया उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में तो हमने थोड़ा डिटेल में ले लिया इसको कि ऑर्किड प्लांट की रूट की एपिडर्मल सेल से उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस सेल में मिलने वाला, हर सेल में मिलने वाला रेगुलर सेल ऑर्गेनेल होता है, और इन्होंने न्यूक्लियस टर्म को भी दिया। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार न्यूक्लियस देखा किसमें? फिश की आरबीसी में। याद रखिए फिश की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो ल्यूवेनहॉक ने पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था आरबीसी ऑफ फिशेज में। ठीक है, न्यूक्लियस सेल का सबसे एसेंशियल या महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। किसे हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए साइंस की एक अलग ब्रांच बन गई, मतलब बायोलॉजी के अंदर से एक और सब ब्रांच निकाला। न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टडी करने के लिए एक बायोलॉजी के अंदर सब ब्रांच बनाया, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं हम कैरियोलॉजी। ठीक है, न्यूक्लियस सेल्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा दो एक्सेप्शन है इसके। मैच्योर आरबीसी मैमल्स की जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योर रेड ब्लड कैप्सूल जो मैमल्स का होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और प्लांट, हायर प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब सेल होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये दोनों लिविंग सेल हैं, फंक्शनल सेल है, पर इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये क्यों होता है ये भी हम आगे बात करेंगे कि आरबीसी का जीवन काल 120 डेज का होता है, और आरबीसी जो है वो न्यूक्लियस को हटाती है ताकि अंदर हीमोग्लोबिन को अधिक रख सके वो। ठीक है, सीप ट्यूब सेल में खुद में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इससे लगी हुई सेल होती है कंपेनियन सेल। आगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब तो अभी समझ लो सीप ट्यूब सेल जो है वो जिंदा कैसे रह पाती है बगैर न्यूक्लियस के, क्योंकि इससे लगी हुई सेल होती है कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस सीप ट्यूब का काम संभालता है। ठीक है, एक बॉस है, दो जगह काम मिला हुआ उसको, तो वो भी मेंटेन कर लेता है, इसलिए वो जिंदा रह जाती है। आरबीसी जो है वो 120 दिन में खत्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस नहीं उसके पास, और वो सिर्फ एक थैली के समान है, हीमोग्लोबिन से भरी हुई थैली के समान होती है आरबीसी। ठीक है, चलिए तो देखो न्यूक्लियस हमें दिखाई पड़ रहा है इमेज में, गौर से देखिए कि न्यूक्लियस में हमें मालूम है डबल मेम्ब्रेन होती है, और इन मेम्ब्रेन में छेद होता है, पोरस डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, ये हम अच्छे से जानते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। देखो आप है ना, हमने यदि न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियर इनवेलप, नाभिकीय आवरण दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियर इनवेलप में छेद दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलोगे। न्यूक्लियस के अंदर तुमको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा डार्क कलर का, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं ये, और हमको जो है वो कलर्ड थ्रेड दिखाई पड़ेंगे जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि सेल के प्रोटोप्लाज्म में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसको हम लेबोरेटरी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। न्यूक्लियस के आधार पर जीवों को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, यानी किंगडम प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा, यानी बिल्कुल सिंपलेस्ट यदि हम बोले तो बोलेंगे एक तो यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स को दो ग्रुप में बांटते हैं। हालांकि किंगडम यूकैरियोटा होता नहीं है ना, किंगडम प्रोकैरियोटा होता है। अब हो गया किंगडम, 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं यदि हमें न्यूक्लियस के आधार पर किंगडम बनाने हो तो दो ही किंगडम बनेंगे, एक प्रोकैरियोटा एक यूकैरियोटा। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी विद द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की मेटाबॉलिक स्टेट के आधार पर न्यूक्लियस का शेप और साइज बदलता रहता है। जनरली ऐसा कहते हैं, लार्जर द सेल लार्जर द न्यूक्लियाई, स्मॉलर द सेल स्मॉलर द न्यूक्लियाई। ठीक है, पर मजे की बात यह है, यदि मजे की बात यह, मान लो मैंने कहा आपसे कि ये एक सेल है, एक सेल है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब मान लो इसमें ऐसा हो जाए, इसमें मान लो ऐसा हो जाए कि ये सेल का साइज वही है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाए। ठीक है, सेल का साइज वही है पर न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाए, तो ऐसी सेल को बोलेंगे हम
एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल होगी, ये सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगी, कोई ऐसा काम कर रही होगी जहां पर न्यूक्लियस की बहुत जरूरत होगी, न्यूक्लियस को बहुत सारा काम करना पड़ता होगा, इसलिए ये सेल होगी एक्टिव सेल। ठीक है, फिर मान लो ऐसा हो कि सेल का साइज भी बड़ा हो जाए और न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा हो जाए, देन दिस रिप्रेजेंट दी डिवाइडिंग सेल। ये हो गई डिवाइडिंग सेल, ये वो सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया, न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, डिवाइडिंग सेल है। मान लो ऐसा हो गया, सेल है ये, वही सेल है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा हो गया, ऐसे छोटे से न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पिक्नोटिक न्यूक्लियाई बोलेंगे, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो इनएक्टिव हो गया ऑलमोस्ट के। ये सेल होगी डोरमेंट सेल, सुप्त कोशिका होगी, ये डोरमेंट सेल होगी, ये डोरमेंट सेल होगी। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियस को सेल में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को देखकर, सेल में न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में देखकर आप बता पाओगे कि एक्टिव सेल है कि डिवाइडिंग सेल है कि डोरमेंट सेल है। ठीक है, देखो ये लिखा, इफ यदि एक सेल में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की प्रोपोर्शन में बड़ा है, एक्टिव सेल है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की प्रोपोर्शन में बहुत छोटा है, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई है, डोरमेंट सेल है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डबल हो चुके हैं तो वो डिवाइडिंग सेल है। याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब बेसिक फंडामेंटल है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, यही तो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते ना अपन लोग, ऐसी बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो इंटरफेस न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, देखो एक सेल जो होती है वो डिवाइड की, फिर ग्रो की, फिर डिवाइड की। ठीक है, दो के बीच में क्या बोलते हैं, ऐसी अवस्था, कोई चीज दो के बीच, मैंने कहा ना, एक के अंदर इंट्रा, बाहर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर, इंटर मतलब दो के बीच में, तो हमने कहा दो डिवीजन के बीच में एक अवस्था होगी, उसको बोलेंगे हम इंटरफेस। मतलब यह है जब सेल ग्रो करती है तो वो किस स्टेज में होती है, इंटरफेज में। इंटर का मतलब दो के बीच में, दो डिवीजन के बीच की अवस्था, दो डिवीजन के बीच की कंडीशन, व्हेन द सेल इज ग्रोइंग, सेल अपने आप को ग्रो करती है, उसे हम इंटरफेस कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। तो इंटरफेस न्यूक्लियस, अब सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब की बात है, मतलब सेल ग्रो कर रही होती है, तब जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमेटिन या न्यूक्लियोप्रोटीन अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, जाल बनाते हैं, उसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें हमको कई सारे न्यूक्लियर, हमें जो है इसमें हमको कई सारे जो है वो जाल में थ्रेड दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। ठीक है, और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये इसके अलावा न्यूक्लियस में स्फेरिकल बॉडी देखने मिलती है, इसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना है। न्यूक्लियो प्रोटीन बोले तो डीएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन बोले तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन थ्रेड होते हैं जो। ठीक है, क्लियर। देखो ये एनसीईआरटी में दिया गया इमेज है, ये एनसीईआरटी में दिया गया इमेज है। तुम्हारा एनर्जी लेवल डाउन तो नहीं हुआ, 2.25 घंटा होने आया, एनर्जी लेवल ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, अरे ड्यूरासेल की बैटरी बनो, चलता ही जाए, चलता ही जाए, पढ़ता ही जाए, पढ़ता ही जाए, वो लेवल का व्यक्ति बनो। मरे बगैर तो स्वर्ग नहीं मिलता दोस्त, है ना बेटे, करना पड़ेगा यार मेहनत। के मेरे पिताजी कई बार बताया करते थे मेरे को, जब मैं छोटा था तब, है ना, कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके पढ़ा, उन्होंने कैसे उन्होंने जो है वो गांव से बाहर निकले, कैसे वो जो है बारिश के दिनों में 2-2 फीट तक के पानी होता था, कीचड़ होता था, नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे, है ना। वो बहुत सही। अब मैं कभी पहले सोचता था कि मेरे पिताजी बहुत फेंका फाकी करते हैं, लेकिन जब मैंने गाँव जाके देखा, गाँव के और लोगों ने बताया, उनके साथ पढ़ने वाले जो लोग थे, काफ़ी बुजुर्ग हो गए भी, उन्होंने बताया कि जो है मेरे फादर का नाम था गजराज सिंह, है ना, कि गजराज तो भाई पढ़ने के लिए गाँव कोई ना जाए, कोई ना जाए गांव, मतलब बारिश तेज हो रही है, स्कूल में एक ही बच्चा पढ़ने आए, मेरे पिताजी और टीचर, गांव का एक बंदा ना जाए, इतना पढ़ने का उनको वो था। जब वो पढ़े तो अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पहले जज बने वो। मेरे पास कोई भी, मतलब मैं सच बताऊं को, मेरे पास कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जिसको मैं बोलूं कि सबकी ये गरीबी की कहानी है, दुख की कहानी, क्योंकि कारण ये कि मेरी खुशकिस्मती थी, मेरा भाग्य था हम लोगों का कि मेरे पिताजी जो है वो
वो कष्ट को भोग लिए, संघर्ष कर लिए, उसके बाद जो हमने आंख खोले देखा हमने कि भाई हमारे पास घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब एक बात मालूम चली मुझे, आगे बढ़ना है बेटा तो जनरेशन में किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। तुमको लगता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो तुमको संघर्ष करके तो है आने वाली पीढ़ियों को एक ब्लेसिंग देना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, खुले दिमाग से बात सुनो। तुमको जो है ना, तुमको संघर्ष कर कर वो जमीन तैयार करनी पड़ेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो सफर ना करें। नहीं तो क्या हो रहा है कि वो सफरिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन सफरिंग चलती चली जा रही है। वो रोकना है ना तो बड़ा बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बेटा थकना मत, हारना मत, थकना मत, हारना मत। क्योंकि जो थक गया, रुक गया, पीछे छूट गया। पीछे नहीं छूटना हमको, ठीक है। जस्ट जोश के साथ फिर से चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इमेज है, हम एनसीईआरटी की इमेज फिगर 8.11 देख रहे हैं। हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई पड़ रहा है हमें, एंड प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फिर हमें क्या दिखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, पोरस होती है, न्यूक्लियर पोर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और अंदर हमको न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ रहा है। और जो कुछ लेवलिंग छोड़ दी इन्होंने जैसे क्रोमेटिन की, है ना, तो वो लेवलिंग है नहीं, दिखाई नहीं रही इसमें, जैसे हम देखें यहाँ पे। यदि इसको लेवलिंग को मुझे ठीक करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज दी क्रोमेटिन। ये हो गया आपका जो है वो क्रोमेटिन रेटिकुलम भी दिखाई पड़ रहा है, क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन भी हमको ये दिखाई पड़ेगा अंदर, ठीक है ना। तो देखो, तो एक्चुअली में हम देखें यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा लाइन डायग्राम आते हैं, सिंपल सा हम लाइन डायग्राम बनाते हैं, है ना, ठीक है बेटा। जैसे हर बार हम लोग कर रहे हैं ना, तो वैसे ही अभी भी करते हैं। ठीक है, पोरस डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी जानते हैं हम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। अरे कहां चला गया, आउटर मेम्ब्रेन पर कौन से राइबोसोम बेटा, ये 80S राइबोसोम है, ठीक है ना। लेवलिंग साथ करते चलते हैं हम लोग। एस राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जगह जो है वह है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। फिर जो छेद है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यहां प्रोटीन भी होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अंदर आते हैं हम, अंदर हमें क्या दिखाई पड़ा, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर हमें एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेंस, छोटी सी हमें एक इलेक्ट्रॉन, एक हमको पतली सी, छोटी नहीं पतली सी इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर दिखाई पड़ी। दिस इज दी इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, प्रोटीन से बनी होती है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, जो
इनर मेम्ब्रेन से अंदर होती है, दिस इज दी न्यूक्लियर लैमिना। और क्या दिखाई पड़ा अंदर? अंदर आके देखा हमने, हमें अंदर दिखाई पड़ा ऐसा जाल दिखाई पड़ा ऐसा, और क्या दिखाई पड़ा अंदर? अंदर हमें डेंस कलर की एक बॉडी दिखाई पड़ी, एक या एक से अधिक बॉडी दिखाई पड़ी डेंस कलर की। तो अभी हमें एक ही बना लेते हैं। ठीक है, जो लेवलिंग करते हैं, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, रेटिकुलम, और अंदर क्या भरा होगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, खुद डायग्राम बनाओगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? सारी चीज देखो आप, है ना? क्रोमेटिन, रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर लेमिना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर लेमिना, सब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? तो ये लाइन डायग्राम में सारी बातें क्लियर है, एकदम क्लियर है आपको। ठीक है बेटा? है ना? बट देखो, डायग्राम खुद बनाने से चीजें याद हो जाती है, इसलिए बनाते हैं बेटा हम। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, है ना? न्यूक्लियस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि मैंने थोड़ा बेहतर दिखा दिया कोई इमेज। ठीक है ना? है ना? तो ये हमको दिखाई, यही डायग्राम बनाया था हमने, ऐसा ही डायग्राम बनाया था हमने, बल्कि इससे अच्छा डायग्राम बनाया था हमने। है ना? कहाँ गया? आ जाओ भाई, आ गया, देखो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखता है एनसीईआरटी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मालूम चलता है कि न्यूक्लियर इनवेलप में पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में स्पेस होता है 10 से 50 नैनोमीटर का, याद रखना, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म में घुलने नहीं देता है, इजीली मिक्स नहीं होने देता है, वो एक प्रकार से एक बैरियर के रूप में काम करता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? एनसीईआरटी की लाइन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मालूम चलता है कि नाभिकीय आवरण जो होता है उसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच में गैप स्पेस होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है बेसिकली वो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग रखता है, न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स को वो साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट से अलग रखता है वो। ठीक है, क्लियर? पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो जुड़ा होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है, डायग्राम में देखा हमने। ठीक है ना? आउटर मेम्ब्रेन पर जनरली जो है वो कंटिन्यूस होती है, किसके साथ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में वो जुड़ी होती है, कंटिन्यूस होती है, इस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। डायग्राम में बनाया नहीं बनाया हमने, बताओ, है ना? एनसीईआरटी में जो लिखा है डायग्राम में हमने अच्छे से बनाया हुआ है। फिर न्यूक्लियर एनवेलप पर आपको कुछ छेद दिखाई पड़ते हैं, मिनिट पोर्स, छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं आप? इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मैं बोलूं आपसे, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये पोर है, मैंने ये पोर बनाया। ठीक है, मैंने पोर बनाया, पोर बनाने के लिए मैंने क्या किया? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ दिया इनको ऐसे मैंने जोड़ दिया मैंने। देखो ना आप कैसे बना रहा हूं मैं डायग्राम में, अरे आप गौर से देखो डायग्राम में कैसे बना रहा हूं मैं। मुझे पोर बनाना है यहाँ पे, तो आउटर मेम्ब्रेन को मैंने इनर मेम्ब्रेन से जोड़ दिया, आउटर को इनर से जोड़ दिया, आउटर को इनर से, तो ये पोर बन गया, यही लिखा है। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो उसमें बारीक बारीक छेद पाए जाते हैं जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती हैं। देखो ना आप, दिस इज द प्लेस जहां पर कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दोनों कहां जुड़ रही हैं? इस जगह पे जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि न्यूक्लियस अपने बनाए हुए सामानों को बाहर भेज सके, बाहर से न्यूक्लियस को चाहिए प्रोटीन। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर बनता है राइबोसोम, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोमल फैक्ट्री होता है, पढ़ा पिछली क्लास में हमने।
बाहर से प्रोटीन चाहिए, राइबोसोम में कन्वर्ट करना है, बने हुए राइबोसोम को बाहर भेजना है, अंदर से एमआरएनए बाहर भेजना है। तो जो भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक है, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी आवागमन है, आवागमन जावागमन के जो भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी ट्रैफिक है वो कौन मैनेज करता है? वो न्यूक्लियर पोर मैनेज करता है। ठीक है, क्लियर? The nuclear pore are the passages through which the movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. ठीक है ना, है ना? तो मतलब ये है कि बेसिकली न्यूक्लियर पोर वो जगह होते हैं जहां से मटेरियल को हम अंदर बाहर कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो एक्चुअली में न्यूक्लियर पोर कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता। न्यूक्लियर पोर जो है बेसिकली वो एक प्रकार से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का एक चैनल पाया जाता है जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर जाएगा और कोई अंदर से बाहर निकलेगा। याद रखना, न्यूक्लियर पोर कोई साधारण छेद नहीं होते, ये बाकायदा कंट्रोल करते हैं किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर निकालना है। ठीक है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर पोर दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना? ठीक है ना? न्यूक्लियर पोर को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं यहाँ पे हम, देखो आप, है ना? एक हिस्से को हमने मैग्नीफाई करके देखा हमने, तो न्यूक्लियर पोर को हम देखो ध्यान से देखो इमेज करके, आपको बाकायदा उसमें प्रोटीन का सिलेंडर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम देखिए ध्यान से, ठीक है? न्यूक्लियर पोर आप देखो ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स छेद जो है वो कोई साधारण छेद नहीं है, इसमें बाकायदा जो है वो एनुलिन प्रोटीन से बने हुए सिलेंडर दिखाई पड़ता है पूरा। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, है ना? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखो ना, बाकायदा आप देखिए कि बाकायदा प्रोटीन से बना, और इसका मतलब ये कि इसका जो छेद है वो कंट्रोल में होता है कि कितना ओपन करना है, कब आरएनए बाहर निकालना है, कब बाहर से प्रोटीन अंदर चाहिए, सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज देखिए, मैं आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाता हूं ताकि चीजें आपको याद रहें बेटा, है ना? ठीक है, आप समझ पाए कि हम देख क्या रहे हैं, क्या हम विजुलाइज कर पाए आप चीजों को आप। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल दिखाई पड़ता है, प्रोटीन मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर लेमिना बनाता है, उसे डेंस लेमिना कहते हैं, हनीकॉम्ब लेयर कहते हैं। पहली बार इसको बताया था हैरिस और जेम्स ने अमीबा के अंदर, और ये बेसिकली इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये इनर मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूक्लियर लेमिना प्रोटीन से बना होता है, ये इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लांट सेल में, oocyte में और स्पर्म में न्यूक्लियर लेमिना नहीं होती है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो ऑक्टागोनल या सर्कुलर होते हैं, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो ऑक्टागोनल या सर्कुलर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। डायनामिक का मतलब छोटा, अपना डायमीटर कम ज्यादा कर सकते हैं, क्लोज और ओपन हो सकते हैं के, और रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये जनरली एक न्यूक्लियस में 1000 से लेकर 10,000 तक पोर पाए जाते हैं। जहां पर पोर होता है वहां पे इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों आपस में जुड़ जाती है, कंटिन्यूस होती है। इसको बताया था एफ जलिस ने, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है चीज। ठीक है ना, जहां पर पोर होता है वहां पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन दोनों आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर को जो है डिस्क्राइब किया था कैलन और टॉमलिन ने। एक बार साइंटिस्ट के नाम पढ़ा होना चाहिए बेटा, ताकि कभी आपको ऑप्शन में रैंडम नाम दिखाई पड़े आप कोरिलेट कर पाए। मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन में कई बार स्ट्रेंजर नाम आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको सब नाम बताता हूं, इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं। ठीक है, रटना नहीं है बेटा, एक बार सुनना जरूरी है। ठीक है, तो कैलन और टॉमलिन ने न्यूक्लियर पोर के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पोर में जो है एक प्रोटीन का सिलेंडर होता है, इसे एनुलस कहते हैं, और ये एनुलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसके 8 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये ऑक्टागोनल के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर में एक प्रोटीन सिलेंडर होता है जिसे हम एनुलस कहते हैं, और ये 8 मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स टर्म को वॉटसन ने दिया था, और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल पोर जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको देखने मिलता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में हमको एक और प्रोटीन देखने मिलता है, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? अब कोई पूछता है कि न्यूक्लियर इनवेलप क्या काम करता है? ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है, ये न्यूक्लियस के कंटेंट को अपनी जगह पर रखता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखता है, ये मटेरियल के अंदर और बाहर आने जाने का कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियर पोर से राइबोसोमल सब यूनिट, एमआरएनए, टीआरएनए, इनको भी जो है वो अलाउ किया था, बाहर निकलते हैं ये, और ये डीएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दीज आर दी फंक्शंस। क्यों बता रहा हूं बेटा? मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं आजकल एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम क्लियर रहना चाहिए हमको।
है ना। तो न्यूक्लियर एनवेलप 5 फंक्शन करता है। ये न्यूक्लियस का शेप मेंटेन करता है, न्यूक्लियर कंटेंट को अपनी जगह पर रखता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखता है, मटेरियल के अंदर जाने और बाहर आने का कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है राइबोसोम की सब यूनिट, एमआरएनए, टीआरएनए और मैक्रोमोलेक्यूल जो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं उनको जगह प्रोवाइड करता है निकलने के लिए, और डीएनए का ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायमीटर होता है 600 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया था हर्टविग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर इन लेट प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की आखिरी प्रोफेज स्टेज के आखिर में, अब पढ़ेंगे बेटा आगे हम सेल डिवीजन में के, सेल डिवीजन में प्रोफेज स्टेज के आखिर में न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है और दोबारा कब आता है? ये लेट टीलोफेज में दोबारा आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कुछ थैलियां बन के बाहर निकलती हैं वेसिकल्स, इनको, इस फिनोमेना को ब्लैबिंग कहते हैं। ठीक है। ये ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड में देखने मिलता है ना। ओल्ड क्वेश्चन है पर स्टिल सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वेसिकल बन के बाहर निकलते हैं, इस फिनोमेना को ब्लैबिंग कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर यदि आप देखोगे, केमिकल एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर 9 से 12% होता है डीएनए, आरएनए होता है 5%, हिस्टोन प्रोटीन होता है 12 to 15%, एक जनरल एवरेज है बेटा ये, और अदर प्रोटीन होते हैं 65%, लिपिड 2 to 3%। मतलब कह सकते हैं कि एक नॉर्मल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रेशियो लगभग अराउंड 1:1 होता है, लगभग 1:1 हमको न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रेशियो हमको देखने मिलता है। ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या लिखता है? नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन आपको नंबर में वेरिएशन देखने मिलेगा। ठीक है। कुछ मैच्योर सेल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं देखने मिलेगा, जैसे इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स और सीप ट्यूब सेल ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। क्लियर? अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है, यदि सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, यदि सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होगा तो उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दो प्रकार से बन सकती है बेटा। एक तो पहला कि सेल आपस में, कई सारी सेल आपस में फ्यूज कर जाए। पहली कंडीशन कि कई सारी सेल आपस में फ्यूज कर जाए और उससे जो है वो कॉमन प्रोटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाए, इसे बोलते हैं सिंसाइजियम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे सिंसाइजियम कंडीशन कहते हैं। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब फंजाई पढ़ेंगे, तब इस पर बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो सिंसाइजियम कंडीशन मतलब है कि जब कई सारी सेल आपस में फ्यूज करती है और एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है। फिर जब कभी ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। न्यूक्लियस डिवाइड क्या है? 1 से 2 हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड क्या? 2 से 4 हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड क्या? 4 से 8 हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड क्या? 8 से 16 हो गया, लेकिन कॉमन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसे सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। ऐसा हमें कोकोनट में देखने मिलता है। कोकोनट वाटर, जो नारियल पानी होता है ना, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर, ठीक है, उसमें जो वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म। एंडो मतलब अंदर, बॉटनी में स्पर्म वर्ड का मतलब, ध्यान से सुन लो, बॉटनी में स्पर्म वर्ड का मतलब है सीड, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट। तो कोकोनट वाटर जो होता है ना, उसमें बेसिकली जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, वो उसमें सेल वॉल नहीं बनी होती है। जब कभी ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता है तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, उसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या लिखता है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो गोलाकार संरचनाएं होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस कोई, ध्यान से बात सुना, न्यूक्लियोलस कोई इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं है बेटा। न्यूक्लियोलस कोई इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट है। क्लियर? ठीक है। यहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है, तो हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है। जो सेल जितना अधिक प्रोटीन बनाएगी, उसको उतना अधिक राइबोसोम चाहिए पड़ेगा, और जितना अधिक राइबोसोम चाहिए पड़ेगा उतना अधिक उसको राइबोसोम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जितना अधिक राइबोसोम प्रोड्यूस करना पड़ेगा उतना अधिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस देखने मिलेगा हमको। ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। बड़े साइज के न्यूक्लियोलाइट्स,
बड़ी संख्या में न्यूक्लियस कहां देखने मिलेंगे? उन सेल्स में देखने मिलेंगे जो कि प्रोटीन का निर्माण कर रही होती है। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म पर। इसे हम न्यूक्लियर सेप या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियर इनवेलप से सेपरेट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है, क्लियर और नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है, इसको स्टेनिंग आप नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का पीएच 7.4 प्लस माइनस 0.2 होता है। ये इसमें वो सभी रॉ मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, न्यूक्लियोसाइड, सब कुछ जितने रॉ मटेरियल चाहिए जिससे डीएनए और आरएनए बन सकता है, वो सभी रॉ मटेरियल जिससे डीएनए और आरएनए बन सकता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, ये रॉ मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, इससे डीएनए बनता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनता है। एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने के काम आता है। डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने के काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के काम आता है। मेटल आयन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, एंजाइम को चालू रखते हैं, एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं, वो काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में हिस्टोन प्रोटीन 15% और नॉन हिस्टोन होता है 65% के आसपास। ठीक है, राइबोसोम जो बने होते हैं, नए नए राइबोसोम बने थे, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं। कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। छूटते कहां पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर यहां से उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। विभिन्न प्रकार के आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन हमको न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। फंक्शंस की बात करें, साइट, इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट के। याद रखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण और राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। ठीक है, कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, लेकिन छूटते कहां पे हो? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये क्रोमेटिन मेटल को सपोर्ट देता है, न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और न्यूक्लियस फूला रहता है। टर्जिड का मतलब है फूला हुआ, तो न्यूक्लियस टर्जिड रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं न्यूक्लियोलस क्या चीज होती है। देखो, न्यूक्लियस में क्या देखा? न्यूक्लियर इनवेलप देखा हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा हमने। ठीक है, न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था फोंटाना ने, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया वैगनर ने, और टर्म न्यूक्लियोलस दिया बोमेन ने। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। ठीक है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था डे एंड बर्नहार्ड ने। ठीक है, ये हमेशा न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियस के पेरिफेरल पार्ट में देखने मिलेगा। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ होगा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ध्यान से बात सुना, जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वहां पर आपको जो है एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलता है। जहां पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलता है। कई बच्चों को लगता है लेक्चर सर लंबा हो गया, 2 घंटे से भी ऊपर निकल गया सर। ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे को तो कोर्स पूरा करने के लिए बेटा 2 घंटे कम से कम पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक ही चैप्टर चल रहा है एक बार में, है ना, तो पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। और सिंपल सी बात यह है कि यदि आपको लंबा लग रहा था, आप ब्रेक ले लो, आप 1 घंटा लेक्चर देखो, ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू कर लो। आप यू कैन टेक ब्रेक। आप तो मेरे को स्टॉप, आप चल बोल रहा हूं आपने बटन दबाया, रुक गया, ठीक है, फिर चला दिया, फिर चालू हो गया, है ना। मेरे को चालू बंद करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि लेकिन करना है पूरा। कैसे पूरा करेंगे टाइम पे कोर्स, है ना बेटा, तो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ना। चलो आ जाते हैं। तो जहां पर भी न्यूक्लियस देखने मिलेगा वहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम देखने मिलेगा। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, एक ऐसा क्रोमोसोम में ये आर्म है, ये आर्म है, ठीक है, ये है सेंट्रोमियर, जहां पे दोनों आर्म जुड़ी होती है, ये है सेंट्रोमियर, ये आर्म है क्रोमोसोम की, ये आर्म है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम। अब यहां पे स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम क्या होता है? उसमें आपको एक और सेंट्रोमियर जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ये कहलाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सुनो पहले ध्यान से, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, द्वितीयक संकुचन। मतलब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो गया? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके नीचे एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, ये आर्म नहीं है, इसे बोलते हैं हम ट्रेबेंट, ट्रेबेंट कहते हैं इसको हम, या सेट रीजन बोलते हैं इसको, सेट या सैटेलाइट रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम में क्या होता है? आर्म में ये डीएनए मॉलिक्यूल है, हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, क्रोमोसोम में प्रोटीन। यहां पे सेट रीजन से कहता है, यहां से डीएनए मॉलिक्यूल जो है कंडेंस फॉर्म में है, और ये कुछ बाहर निकल जाता है डीएनए यहां पे,
और फिर ये कंडेंस फॉर्म में कुछ डीएनए बाहर निकल गया, और ये जो डीएनए बाहर निकलता है इस डीएनए के आसपास बन जाता है क्या, ये है आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए है। ये क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला आरडीएनए, ये आरडीएनए, ये है आरडीएनए जो राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा। इसने राइबोसोमल आरएनए बना दिया, इसने ये राइबोसोमल आरएनए बनाने लगा, ये डीएनए बाहर निकला और यहां पर राइबोसोमल आरएनए बनने लगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट था वो प्रोटीन भी इससे जुड़ने लगा के यहाँ पे, ये प्रोटीन भी आ गया यहाँ पे, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ये बन गया। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। अब आई बात समझ में कहां से तुम उत्पन्न हुए हो, अब आई बात समझ में कि कहां से ये उत्पन्न हुआ, है ना, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, हमने कहा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन, बस बन गया क्लस्टर। ठीक है, कितना चीजों को यदि आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो कितनी आसान है। ठीक है, ऑलवेज हमेशा न्यूक्लियस हमेशा जो है वो सेट क्रोमोसोम, मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सैटेलाइट पोर्शन देखने मिलता है, उसके साथ हमेशा न्यूक्लियस आपको अरेंज दिखाई पड़ेगा सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, और इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोलते हैं, नॉर बोलते हैं इसे हम, ठीक है, नॉर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, जो सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेटा, जिसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, नॉर ऑफ सेट क्रोमोसोम होते हैं, वहां पर हमको हमेशा न्यूक्लियस देखने मिलता है। ठीक है ना, नॉर्मल क्रोमोसोम देख रहे हैं यहाँ पे हम, है ना बेटा, डीएनए और हिस्टोन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, ये है सेट क्रोमोसोम, आर्म है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नॉर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जो सैटेलाइट रीजन होता है वहां से डीएनए बाहर निकलता है और उस डीएनए पर राइबोसोमल आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो न्यूक्लियस बन जाता है। क्लियर, समझ गए, डायग्राम हम बना चुके हैं ऑलरेडी। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है कितने हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम यदि सेल में प्रेजेंट है तो दो न्यूक्लियस होगा। हम सब में नॉर्मली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो 2 न्यूक्लियस होता है, मतलब एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक न्यूक्लियस बनाने की क्षमता नॉर्मली होती है। ठीक है, ऐसा जनरल पक्का नियम नहीं है, पर इन जनरल ऐसा है, नंबर वेरिएबल होता है इसका। जनरली सेल में 1 से 4 न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है, आपको इंट्रान, देखो अब सिंपल से, अब आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या, तो फंडामेंटली तो आप समझ गए हो कि राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन है, लेकिन ये कैसे अपने आप को अरेंज करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर देखोगे आप तो आपको दिखाई पड़ेगा एक बेटा इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन के, मतलब ऐसा क्रोमेटिन का हिस्सा जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्या चीज है, वो सेट पोर्शन का डीएनए। डीएनए रेड हमने बाहर निकाला था ना, सेट पोर्शन का डीएनए, हमने कहा था ये क्रोमोसोम है, ये सेट पोर्शन, इसका डीएनए से बाहर निकला था, इस डीएनए के आसपास न्यूक्लियस था। तो जो डीएनए होता है सेट क्रोमोसोम का वो है क्रोमेटिन। ठीक है ना, क्रोमेटिन डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर है, जो अंदर है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, बाहर तरफ है पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के मिलने पे लंबे लंबे फाइबर बन गए, फिब्रिलर पार्ट, ग्रेन्यूल बन गए हैं, ग्रेनुलर पार्ट, और केवल प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, एमॉर्फस पार्ट। ठीक है ना, सिंपल सा है यार, कोई नहीं, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन, ग्रेनुलर पार्ट, फिब्रिलर पार्ट एंड दी एमॉर्फस पार्ट। ठीक है, इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन बोले तो लार्ज थिन फिलामेंट डीएनए के जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते हैं, ये वो डीएनए होता है जो सेट रीजन से बाहर निकला होता है, जिस पर कि राइबोसोमल आरएनए बन रहे होते हैं। पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये डीएनए के थिक फिलामेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी में होते हैं, ये भी न्यूक्लियस का इंटीग्रल पार्ट नहीं होते, ये भी सेट रीजन के डीएनए होते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के, यानी इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन को मिला के हम पार्स क्रोमोसोमा कहते हैं। तो पार्स क्रोमोसोमा मींस दी क्रोमेटिन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस। ठीक है, फिर एमॉर्फस पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन मटेरियल होता है बेटा। ठीक है, इसे पार्स एमॉर्फा कहते हैं। फिब्रिलर पार्ट क्या होता है, ये स्मॉल फिब्रिल होते हैं जो राइबोसोमल आरएनए, कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है,
50 से 80 एंगस्ट्रॉम लेंथ के होते हैं, ग्रेनुलर पार्ट है ना, को बनाते, आगे चल के जुड़ के ग्रेनुलर पार्ट को बनाते हैं, इनको पार्स फाइब्रोसा कहते हैं। ठीक है, फिर ग्रेनुलर पार्ट का मतलब है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने हुए फाइबर जब और कंडेंस होते हैं तो स्मॉल ग्रेन्यूल बनते हैं, और यही स्मॉल ग्रेन्यूल जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, यही राइबोसोम के प्रिकर्सर होते हैं। ठीक है, यानी पहले प्रोटीन था, राइबोसोम आरएनए था, मिला, फाइबर बना, फाइबर कॉम्प्लेक्स हुआ, ग्रेन्यूल बन गया, एंड दैट इज दी राइबोसोम। राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन से। ठीक है, इस पार्ट को हम पार्स ग्रेनुलोसा कहते हैं। ठीक है, केमिकली यदि देखोगे आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए देखने मिलेगा, लेकिन जो डीएनए न्यूक्लियस में होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, ये क्रोमोसोम का डीएनए होता है। ठीक है ना, आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं हम। ठीक है, यही आरएनए प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स होता है और राइबोसोम को बनाता है बेटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए प्लस फास्फोप्रोटीन, ये न्यूक्लियस के मेन कंपोनेंट होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? द प्रोटीन आर जो प्रोटीन राइबोसोम को बनाने के लिए जरूरी होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनते हैं, साइटोप्लाज्म में बनते हैं, वहां से न्यूक्लियर पोर्ट से अंदर लेकर आते हैं, राइबोसोम आरएनए से उनको मिक्स किया जाता है और उससे राइबोसोम बनता है। ठीक है, कैल्शियम आयन जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,